हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम प्रीवियस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो हमने पहले वाले सारे लेक्चर्स में हमने देखा था टाइप्स ऑफ ह्यूमन आई डिफेक्ट्स एंड एक 5 हमने देख लिया था और 5 हमने पढ़ लिया था, और एक 6 टाइप्स भी होता है जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस ये क्या होता है? इसमें हमें कलर्स नहीं दिखते हैं। इसमें हमें क्या होते हैं? कलर्स नहीं दिखते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। ओके, तो बेसिकली प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म इट हैज ए टू ट्रायंगुलर बेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लैटरल सरफेसेस। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, ये हमें प्रिज्म दिखाया गया है। अब अगर एक्चुअल प्रिज्म आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, लैब्स में होते हैं और हमारे घरों में भी होते हैं। ये सामने से देखने पे ये हमारा इसका साइडेड व्यू दिखाई देता है। ओके, तो बेसिकली हम लोग इसको 2D में ट्रायंगल से हम इसको डिनोट करते हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा प्रिज्म है एबीसी। एबीसी एक प्रिज्म है। ओके, और दी सरफेस आर इंक्लाइन टू ईच अदर। और ये जो तीनों सरफेसेस होते हैं, एक नीचे का होता है और एक इस तरह से होता है। ये बेसिकली इस तरह से होता है। ये मतलब एक ये नीचे भी होता है और इस तरह से ये होता है। तो क्या होता है, एक साइड से इधर से लाइट्स आती हैं, इस तरह से होता है। ये इस तरह से होता है। ओके, इस तरह से लाइट इस साइड से लाइट आती है, इस तरह से ये पास होके इस साइड निकल जाती है। ओके, तो ये हमारा एबीसी एक प्रिज्म है। इसमें डिफरेंट टर्म होते हैं। जैसे जो फर्स्ट है, ये एंगल ए जो है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या होता है? एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। सॉरी, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन हमारा ये होता है ई, जिसको बोलते हैं ये वाला डी। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, और ये हमारा आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल है। ये हमारा इमर्जेंस एंगल। इमर्जेंस एंगल क्या होता है? इमर्जेंट एंगल क्या होता है? ये होता है कि जिस एंगल से प्रिज्म से जो फाइनली जो रे है वो बाहर निकल रही है। डेविएशन होता है मतलब कि ये ओरिजिनल पथ से कितना डेविएट हुआ है। उसके बाद होता है डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। और ग्लास प्रिज्म के द्वारा कैसे डिस्पर्सन होता है, ठीक है। तो इस तरह से इस इमेज में हम लोग देख सकते हैं कि जो डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट जो व्हाइट लाइट में जो 7 कलर्स होते हैं, इसको बोलते हैं विव जियोन। वी आई बी, ये होते हैं वी आई बी जी वाई ओ आर। तो ये क्या होता है? ये सारे जब हम व्हाइट लाइट को पास कराते हैं किसी प्रिज्म से, तो ये सारे लाइट्स जो है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट लाइट्स जो है, उनकी एक पट्टी हमें मिलती है जिसे हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसे हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं।
ओके, स्पेक्ट्रम को हम लोग एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। ये है हमारा स्पेक्ट्रम। जब लाइट को हमने यहाँ से पास किया है, जब हमने पास किया है व्हाइट लाइट को, तो ये इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, हमें कलर की एक पट्टी मिली है जिसे हम लोग स्पेक्ट्रम को बोलते हैं। ओके, तो इसमें कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं। डिस्पर्सन क्या होता है? तो द splitting of light into its constituent components, light into its components is called a dispersion. Okay, and a spectrum क्या होता है? Band of distinct colors is called as a spectrum. उसके बाद सर आइजैक न्यूटन का एक एक्सपेरिमेंट है जो हम लोग अभी देखेंगे। ये क्या होता है कि सर आइजैक न्यूटन ने दो प्रिज्म लगा दिया, दोनों रिवर्स है, एक सीधा और एक इसके बिल्कुल ही रिवर्स में, इस तरह से। तो क्या हुआ कि पहले क्या हुआ एक्सपेरिमेंट में कि सारा लाइट डिस्पर्सन होकर हमें एक स्पेक्ट्रम मिल गया, और फिर वो स्पेक्ट्रम फिर से कंबाइन होकर के हमें व्हाइट लाइट मिल गया। मतलब कि इसका वाइस वर्सा भी सही है, मतलब कि व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में डिस्पर्स कर सकते हैं, तो 7 कलर्स से भी हमें व्हाइट लाइट मिल सकता है। अब देखते हैं आगे रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो क्या है? इट इज ए स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इन नेचर। इट इज फॉर्म ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय द टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। मतलब कि वाटर जो भी छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके कारण ही स्पेक्ट्रम बनता है। जब उनके कारण ही ये रेनबो बनता है जब उनका डिस्पर्सन होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे फेनोमेनन इन्वॉल्व है जो हम लोग आगे देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो देखेंगे। कुछ जनरल चीजें हैं जो रेनबो जानते समय हमें ध्यान रखना है कि रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। सन जिस डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही रेनबो बनेगा। ठीक है, ये है हमारा एक फेनोमेनन है। ये हमारा वाटर ड्रॉपलेट्स है, और यहाँ से लाइट, ये वाटर ड्रॉपलेट पे क्या हुआ, ए डैश, यहाँ पे क्या हुआ, ए पे क्या हुआ, ए पे हुआ रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन टेक्स प्लेस। क्या हुआ, ए के बाद क्या हुआ, एंड बी पे क्या हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, इंटरनल रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस होता है, और फिर यहाँ से हमें सी पे रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन टेक्स प्लेस, सी पे क्या हुआ, डिस्पर्सन, और इस तरह से हमें एक रेनबो मिला। अब है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये क्या होता है? अब इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण बहुत सारे फेनोमेनन होते हैं। वो क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। उसके बाद एपरेंट स्टार पोजीशन, मतलब कि जो स्टार का जो एक्चुअल जो पोजीशन होता है वो हमें नहीं दिखता है। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं, दिस इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। The temperature and density of the different layer of the atmosphere keep varying. Hence, we have the different medium, or distant star act as a point source of light. When the starlight enters the Earth's atmosphere, it undergoes refraction continuously due to the changing of refractive index, that is from rarer to denser it bends towards the normal। और इस तरह से हम लोग देख सकते हैं
कि जो एक्चुअल पोजीशन है स्टार का यहाँ है, बट वाई स्टैंडिंग ऑन द अर्थ उसको स्टार यहाँ दिख रहा है। और ये किस कारण हुआ है? ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हुआ है। और जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं ये डेंसर हो जा रहा है, तो ये बेंड होता जा रहा है। अब है दूसरा जो फेनोमेनन है वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। इट आल्सो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और ये भी जो होता है ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। क्यों होता है देखते हैं। डिस्टेंट स्टार्स एक्ट लाइक ए पॉइंट सोर्स of light as the beam of starlight keeps deviating from its path. The apparent position of stars keeps on changing because of physical condition of the earth atmosphere is not stationary. Hence, the amount of light enters our eyes fluctuates, sometimes bright and sometimes faint, मतलब धीमा, and this is twinkling effect of stars. ओके इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है। व्हाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, मतलब कि प्लैनेट क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो उसके लिए है प्लैनेट्स आर क्लोजर टू द अर्थ एंड दे seen as extended source of light, that is the collection of large number of point side sources of light. Therefore the total amount of light entering our eyes from all individual point source will nullify the ट्विंकलिंग इफेक्ट। और इस तरह से जो ट्विंकलिंग का इफेक्ट होता है वो नजदीक होने के कारण प्लैनेट्स को वो नहीं आ पाता है। उसके बाद है एडवांस सनराइज एंड द डिले सनसेट। दिस इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बिकॉज ऑफ द सन इज विजिबल अबाउट 2 minutes earlier than actual sunrise and about 2 minutes after than actual sunset। और इस तरह से हमें सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिख जाता है और सूर्योदय के 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। अब है apparent flattering of sun's disk at the sunset and sunrise is due to the atmospheric diffraction। और ये जो होता है ये भी होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। अब देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को समझने के लिए हम लोग देखते हैं जब एक खिड़की से एक खिड़की है और एक खिड़की से जब लाइट आती रहती है तो क्या होता है कि हमें लाइट का पथ हमें विजुअल होता है। और लाइट का पथ विजुअल होना इसी को हम बोलते हैं स्टिंडल इफेक्ट। when a beam of light strikes the minute particle of the earth atmosphere, suspended particles of dust and molecules of air, the path of beam become visible. The phenomenon of scattering of light by the colloidal particles gives rise to the Tyndall effect. Okay, it can be observed when sunlight passes through a canopy of dense फॉरेस्ट। और इस तरह से ये इफेक्ट हमें फॉरेस्ट में भी दिखता है जो हम लोग मूवीज वगैरह में देखते हैं। अब कौन सा लाइट दिखेगा ये हमारे उस होल के साइज पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो वेरी फाइन पार्टिकल्स। ओके, अब पार्टिकल्स पे भी डिपेंड करेगा उस मीडियम के। ठीक है, वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू कलर शॉर्ट वेवलेंथ। अब जो उस मीडियम का पार्टिकल होगा अगर वह क्या होगा फाइन होगा मतलब ठीक ठाक होगा तो क्या होगा ब्लू कलर का वो दिखेगा। ओके, लार्ज पार्टिकल्स अगर मीडियम का जो पार्टिकल होगा वो क्या होगा लार्ज होगा तो स्कैटरिंग लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ दैट इज वो रेड दिखेगा। ओके, अगर बहुत ज्यादा बड़ा होगा मीडियम का पार्टिकल तो क्या दिखेगा वो व्हाइट दिखेगा। द स्काई अपीयर्स व्हाइट। ओके, आगे क्वेश्चन है व्हाई क्लाउड अपीयर्स व्हाइट। द साइज ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट scattering particles is very large, hence scattered all wavelength of light almost equally. उसके बाद है why color of sky is blue। इसका आंसर ये है the molecule of air and the other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of the visible light, since
the blue has the shorter wavelength than red, hence it will escape the most. अब क्या होता है, जो विबजियोर में इसका वेवलेंथ बहुत कम है, तो हमें जानते हैं कि जिसका वेवलेंथ कम होगा वो स्कैटर्ड बहुत ज्यादा होगा, और इस तरह से रेड जो है वो कम स्कैटर्ड होगा, ब्लू सबसे ज्यादा स्कैटर्ड जाएगा, सबसे ज्यादा जो चिप मतलब फैलेगा, सबसे ज्यादा जो फैलेगा वही दिखेगा, तो सबसे ज्यादा ब्लू फैलता है, इसलिए हमें ब्लू दिखता है। अब अकॉर्डिंग ये रेलिंग का स्कैटरिंग प्रिंसिपल है, ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अल्फा टू द पावर 4। इसका क्या मतलब होता है कि अल्फा का वैल्यू जितना ही कम होगा, मतलब वेवलेंथ का वैल्यू जितना कम होगा उतना ज्यादा वो स्कैटर्ड करेगा, और इस तरह से ब्लू का वेवलेंथ बहुत कम होता है, इसलिए जो ब्लू का स्कैटरिंग इफेक्ट होता है बहुत ही ज्यादा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर इज नो अर्थ एटमॉस्फेयर व्हाट विल हैपन टू द स्कैटरिंग ऑफ फेनोमेना। अब एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो क्या होगा, देयर विल बी नो स्कैटरिंग एंड स्काई विल अपीयर डार्क। उसके बाद है कलर ऑफ सन ऑफ कलर ऑफ सन ऑफ सनराइज एंड सनसेट। अब क्या होगा, व्हाइल सनसेट एंड सनराइज क्या होगा, कलर ऑफ द सन एंड इट्स सराउंडिंग अपीयर्स रेड। अब क्यों होता है, ड्यूरिंग द सनसेट और सनराइज द सन is near the horizon and therefore the sunlight has to travel large distance, okay, in the atmosphere due to the most of the blue light shorter wavelength scattered, क्योंकि इसमें wavelength इसका shorter होता है blue का, तो ये क्या होता है, ये scattered हो जाता है, and the light of the longer wavelength reaches to our eye, जिसका wavelength ज्यादा होगा वो हमारे आंखों तक पहुंचता है। इस तरह से सुबह और शाम के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो कलर होता है सन का वो रेड होता है, लाल होता है। वाई द अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई द डेंजर सिग्नल्स और साइन आर मेड ऑफ रेड कलर। रेड कलर का इसलिए क्यों बनाया जाता है डेंजर सिग्नल्स को, रेड कलर स्कैटर्ड द लिस्ट। हम लोग जान चुके हैं कि रेड कलर्स का अल्फा मतलब वेवलेंथ काफी ज्यादा होता है, तो ये स्कैटर्ड मतलब ये फैलेगा नहीं तो क्या होगा, ये एकदम जैसे होगा वैसे ही जाएगा। ओके, तो क्या होगा इसमें, ये विजुअल होता है। सो क्या होता है, जो लार्ज डिस्टेंस ऑल्सो ये लार्ज डिस्टेंस तक ये ट्रेवल कर सकता है, सो वी कैन सी द रेड कलर्स क्लियरली, और इस तरह से हम लोग रेड कलर को क्लियरली देख भी सकते हैं। अब है एट आफ्टरनून सन अपीयर्स व्हाइट। आफ्टरनून पे क्या होता है कि सन व्हाइट क्यों दिखता है, एट इसका आंसर है एट नून द सन इज ओवरहेड एंड सनलाइट वुड ट्रेवल शॉर्टर डिस्टेंस। दोपहर के टाइम में क्या होता है कि सनलाइट को कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है थ्रू द एटमॉस्फेयर, हिंस एट नून द सनलाइट अपीयर्स व्हाइट as only little of the blue and the violet colors are scattered। ओके, इस तरह से ये एक इमेज है, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि अब ये जब सनराइज होता है, सनराइज सनसेट के समय क्या होता है, नियर द होराइजन होता है, जिससे बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है सूरज को। तो इसमें क्या होता है कि जब ब्लू कलर का जो लाइट होता है, ब्लू कलर का जो लाइट होता है वो क्या होता है, वह स्कैटर्ड हो जाता है, और इसमें क्या होता है, अब आफ्टरनून में क्या होता है, इसको ट्रेवल लेट एटमॉस्फेरिक डिस्टेंस होता है, इसके कारण ये व्हाइट दिखता है, और इसके स्कैटर्ड होता है, बहुत कम होता है कलर जो भी है इसके। अब इसके एक्सरसाइज है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग इसको सॉल्व करना, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ सेफ डे।